Good morning, 8th class. How are you students? I hope you all are safe at home. तो बच्चे, आज मैं पीरियोडिक रिवीजन लेके आई हूँ आपके पास। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको सारा सिलेबस जो है वो बताऊँगी कि आपने कैसे लर्न करना है। ठीक है बेटे, मैं आंसर सारे आपको करवा चुकी हूँ, तो आपने अपनी नोटबुक साथ में खोल लेनी है और इसके साथ साथ आपने रिवाइज़ करना है। ठीक है, तो बेटे चैप्टर नंबर जो आपका है वो है सेकंड से स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर आपका है बेटे रीडर का काकी। ठीक है, इस चैप्टर के बेटे आपको आएंगे शब्द अर्थ, कोहराम, शोरगुल, दाह संस्कार, मरने के बाद शव को जलाने की क्रिया, रुद्र, रोने की क्रिया। फिर आगे हैं खिल उठना, खुश होना, टटोलना, हाथ डालकर कुछ देखना, तरकीब मैंने उपाय। तो ये इसके बेटे शब्द अर्थ हैं जो आपको आएंगे एग्ज़ाम में। उसके बाद है कुपित, क्रोधित, मुखबिर, खबर देने वाला। ठीक है, ये आपके शब्द अर्थ हैं बेटे जो आपने अच्छी तरह से करने हैं, ये 3 नंबर में ज़रूर आएंगे। फिर आपके प्रश्न उत्तर हैं मौखिक, शामू के पिता का नाम क्या था। बेटे आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, मैं इसके वैसे रिटन फॉर्म में आपको क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स भेजूंगी, तो एक बार आप देख लेना। नींद खुलने पर शामू ने क्या देखा, दासी का नाम क्या था, भोला कौन था, शामू ने पतंग के लिए पैसे कहाँ से चुराए थे, शामू ने रस्सी के लिए कितने पैसे चुराए थे, पतंग पर क्या लिखा देखकर विशेषर हैरान हो गए। ठीक है, फिर आपके लिखित वाले क्वेश्चन आंसर हैं। बेटे आपको पीरियोडिक सिलेबस है, इसलिए अगर बड़े क्वेश्चन भी आते हैं तो आपने 3-4 पंक्तियों से ज़्यादा नहीं लिखना, आपने आंसर उन 4 पंक्तियों के अंडर अंडर ही कंप्लीट कर देना है। काकी को ले जाते समय शामू ने क्या किया, शामू को काकी के बारे में पड़ोस के बालकों से क्या पता चला और इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ा। शामू पतंग क्यों मंगाना चाहता था, पतंग ऊपर भेजने की बात सुनकर भोला ने शामू को क्या समस्या बताई। बेटे हमने चैप्टर में पढ़ा था कि शामू नाम का एक लड़का था, काकी उसकी माँ थी जो कि मर गई थी, और जब वो सुबह उठा तो सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर साथ वाले बालकों से उसे पता चला कि उसकी माँ आसमान में चली गई है, इसलिए वो पतंग मंगाना चाहता था। उसे लगता था कि वो आसमान में चली जाती है तो वह पतंग के ऊपर काकी लिख देता है ताकि वो उसकी माँ के पास पहुँच जाए और माँ उसकी पतंग के साथ ही नीचे आ जाए। तो ये चैप्टर में हमने पढ़ा था। पतंग ऊपर भेजने की बात सुनकर भोला ने शामू को क्या समस्या बताई, भोला की बात सुनकर शामू ने क्या निश्चय किया और उसके लिए उसने क्या किया। कैसे पता चला कि पैसे शामू ने ही चुराए थे, विशेषण ने शामू के साथ कैसा व्यवहार किया, जब उसने पतंग लेनी थी इसलिए उसने पैसे चुराए थे, और उसके साथ कैसा व्यवहार किया जब उसके पिता विशेषण को पता चल गया कि शामू ने ऐसे पतंग खरीदनी चाहिए है, तो वो अपने किए पर बड़ा रोया और उसे लगा कि उसका सिर्फ दुख नहीं है, उसके बच्चे को भी उतना ही दुख है जितना कि उसे अपनी पत्नी के जाने का दुख है। तो नेक्स्ट बेटे गंध्यांश है, गंध्यांश आपको पेपर में नहीं आएगा। उसके बाद बेटे आपकी बैक एक्सरसाइज है, तो बैक एक्सरसाइज में बेटे आशय स्पष्ट करने नहीं आएंगे, विपरीत शब्द है बेटे मामा, तो इसका बेटे आपने ऑपोजिट लिखने हैं तो मामी हो जाएगा। इसी प्रकार दासी, ठीक है, दास, काकिया, काकी, तो ये बेटे इसके सारे विपरीत लिंग हैं जो आपने करने हैं। आदमी, औरत, बालक, बालिका, पुस्तक, ठीक है, तो इसी प्रकार पत्नी, रस्सी, ठीक है, तो आपने इसके विपरीत लिंग, ओके सॉरी बच्चे, यहाँ पर आपने बेटे उसके विपरीत लिंग बताने हैं, इसको चेंज नहीं करना, आपने बताना है कि ये लिंग कौन सा है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, तो इसके आगे बताना है मामा, तो ये पुल्लिंग है, इसके आगे आपने लिख देना है पुल्लिंग, तो इसके विपरीत लिंग बताने हैं। ठीक है, मुझे लगा था विपरीत अर्थ करने हैं। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर आपने इसके लिंग बताने हैं। उसके बाद बेटे यहाँ पर आपका है संज्ञा शब्दों के भेद पहचानने हैं। यहाँ पर बेटे आपको दिए हुए हैं भोला सुखिया दासी का लड़का था, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा, इसमें जो बेटे रेखांकित शब्द हैं उससे अनुमान आपने लगाना है कि ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक है बेटे किसी विशेष चीज़ का नाम, सुखिया दासी का लड़का था, तो दासी कौन है बेटे, उसका नाम है या उसका काम है।
अगर तो यहाँ पर बेटे वो काम करने वाली का नाम है तो फिर तो वो बेटे व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन अगर वो दासी नौकरानी है तो फिर वो बेटे उसकी जाति को बिलोंग करती है तो वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये आपने देखना है और इससे संबंधित आपने बताना है जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट बेटे आपका है, इसके कारक बताने हैं आपको बेटे। जैसे यहाँ पर दिया है शामू ने काकी को ले जाने से रोकना चाहा, तो बेटे जिस पर फल का प्रभाव पड़ता है कार्य का उसको हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे उसने फल खाए, रवि ने राहुल को बुलाया। अब यहाँ पर आप बेटे देखो, शामू ने काकी को, कर्ता ने कर्म को, तो शामू क्या है कर्ता और काकी इसमें क्या है कर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बताना है, ये मैंने आपको रिटर्न में करवाए हुए हैं जो आपने करने हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर है बेटे थर्ड, सुचिता और सादगी। ठीक है, तो ये इसके भी बेटे आपको पहले करने हैं शब्द अर्थ, सत्संग, लिबास। सत्संग का अर्थ है अच्छे लोगों के साथ रहने का भाव, लिबास का अर्थ है पोशाक। ठीक है, उसके बाद बेटे आपका है अचंभित होना, हैरान हो जाना, सतत लगातार। ठीक है, उसके बाद बेटे आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, शुचिता का क्या अर्थ है, मन की पवित्रता के लिए क्या आवश्यक है, अब्राहम लिंकन की महानता किससे झलकती थी, गांधी जी चंपारण किस लिए जा रहे थे, महान पुरुष अपने कपड़ों की ओर ध्यान ना देकर किस ओर ध्यान देते हैं। ठीक है, आगे है बड़े क्वेश्चन, शरीर के बाहर की सफाई के क्या क्या बातें शामिल हैं, मन की पवित्रता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, प्रार्थना का हमारे जीवन में क्या महत्व है, सादगी एक प्रकार का अनोखा दर्पण है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, सैनिक को जब पता चला कि उसे जगाने वाले राष्ट्रपति लिंकन थे तो उसने क्या सोचा, महात्मा गांधी का उदाहरण देकर लेखक क्या समझाना चाह रहे थे, लेखक के अनुसार मानवता क्या है। तो ये बेटे आपके सारे क्वेश्चन आंसर हैं जो आपने अच्छी तरह लर्न करने हैं। उसके बाद बेटे आपका ये गद्यांश है जो आपने नहीं करना है, आशय स्पष्ट भी नहीं करना है। उसके बाद वर्ण विच्छेद करने हैं, वो बेटे मैंने आपको बताया हुआ है। जब आधा अक्षर लिखते हैं उसको वर्ण विच्छेद करते हैं तो वो वाह जहाँ के पूरा हो जाता है, तो उसके बाद उसके अक्षर के आगे अ नहीं आता है, और जहाँ पर जैसे अभी यहाँ पर व है तो यहाँ पर आ जाएगा व। ठीक है, प्लस आगे आपका य है तो य आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद य के बाद कोई अक्षर नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा अ, फिर उसके बाद आपका व है तो व आ जाएगा। व्यंजनों के साथ बेटे हलंत लगते हैं, प्लस आगे आपका व के बाद कुछ नहीं है तो आ जाएगा अ, उसके बाद आपका ह है, ह के बाद आपका बेटे आ, क्योंकि मात्रा आ की लगी है, उसके बाद र है तो र के बाद कोई मात्रा नहीं है तो आ जाएगा अ। इस प्रकार बेटे आपने इनके वर्ण विच्छेद करने हैं। ठीक है, जो मात्रा है उस अक्षर को उस मात्रा के साथ तोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आपका है निम्नलिखित क्रियाओं में प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखो। बेटे मैंने आपको बताया था जब किसी की प्रेरणा से हो रही हो तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जहाँ क्रिया प्रेरणा देने वाली हो, वो सीधे तौर पर जुड़ी हो तो वहाँ पर प्रेरणा होती है। प्रेरणा होती है बेटे करवाना, किसी को बोलकर कहना, प्रेरणा करना कि ऐसा करना है। ठीक है, लेकिन सीधे तौर पर अगर जुड़ी ना हो, अगर सीधे तौर पे कहना हो तो वो प्रेरणा फर्स्ट प्रेरणा होती है, लेकिन अगर वो सीधे तौर पर ना बताकर उसको तोड़ मोड़ कर दूसरे तरीके से बताना तो उसको बेटे कहते हैं द्वितीय। ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, जैसे पढ़ाना, पढ़वाना, करना, करवाना। ठीक है, ऐसे आपका है करना, करवाना, कराना, पहुंचना, पहुंचाना, पहुंचवाना। ठीक है, एक होता है करना और दूसरा उसको करवाना। तो ये आपके आएंगे प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट आपके है रेखांकित शब्द करण कारक और अपादान कारक। ये भी मैंने बेटे आपको बताया हुआ है कि कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से, तो बेटे यहाँ पर भी से है और यहाँ पर भी से है। तो मैंने आपको जब लास्ट टाइम समझाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि बेटे अगर यहाँ पर दोनों चीज़ें से आ जाएं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये करण कारक है या अपादान कारक। तो बेटे इसका एक छोटा सा ट्रिक है, ये जो आपने याद रखना है कि जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ पर बेटे अपादान कारक आता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है,
पेड़ से पत्ता गिरना, तो उससे अलग हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या आता है आपका अपादान कारक। और इसी प्रकार मैंने पेंसिल से लिखा, मैं उससे बात करती हूँ, तो जहाँ पर कोई चीज़ काम किया जा रहा है, ठीक है, वहाँ पर आपका आएगा करण कारक। लेकिन कभी कोई चीज़ जहाँ से छूट रही है, जैसे पत्थर खान से निकल रहे हैं, ठीक है, रेल के डब्बे से उतरे, तो ऐसी चीज़ें जो कि आपकी छूट रही हों, वहाँ पर अपादान कारक है, और बाकी जहाँ पर भी से आएगा वो आपका करण कारक है, ठीक है बेटे। तो आई होप कि आपको ये दोनों चैप्टर समझ में आ गए होंगे। अभी बेटे हम नेक्स्ट करेंगे हमारी व्याकरण भाग, इसका चैप्टर नंबर 2, जो कि आपका सिलेबस में है, ठीक है बेटा। तो आपका चैप्टर नंबर 2 है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार जो बेटे हैं, इसके चैप्टर में से बैक एक्सरसाइज में तो कुछ आएगा ही आएगा, लेकिन आपके छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें आपने सारे पढ़ने हैं। छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वरों की संख्या कितनी है, ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण बताइए, तो आपने वर्गीकरण बताना है। अयोगवा की डेफिनेशन बताते हुए अयोगवा की कुछ एग्जांपल्स दो, ठीक है। अनुनासिक ध्वनि कौन सी होती है, आगत स्वर कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। अ और अ विसर्ग जो होते हैं वो अयोगवा है, ना वो स्वर हैं और ना ही वो व्यंजन होते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया अनुनासिक वो होते हैं जिनका मुंह से और नाक दोनों से आवाज़ निकलती है, तो उसको हम अनुनासिक कहते हैं, जिसको हिंदी में चंद्र बिंदु कहा जाता है। आगत स्वर होते हैं बेटे जो दूसरी भाषाओं से निकले हुए शब्द, अंग्रेजी भाषा के, जो हिंदी में आके ज्यों के त्यों बोले जाते हैं। उसके बाद बेटे आपका आ जाता है व्यंजन, ठीक है। फिर आपसे व्यंजन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, स्पर्श व्यंजन के बारे में पूछा जा सकता है, अंतः व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, आपने इन सब का आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपके ये सारे दिए हुए हैं कि आधार पर व्यंजनों के भेद कौन से हैं, इनके बेटे नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्रयत्नों के आधार पर भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बेटे अल्पप्राण क्या होता है, संगोष्ठ व्यंजन क्या है, व्यंजनों का मेल, द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, ठीक है। वर्ण विच्छेद कीजिए, वर्तनी क्या होती है, अशुद्धियाँ बतानी है। ये सारे शब्द आपने अच्छी तरह पढ़ लेने हैं। इनमें से कोई भी शब्द आपको लिखा हुआ होगा और आपको उसके शुद्ध करके लिखना होगा, तो ये बेटे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपने ये देखिए इसके शॉर्ट फॉर्म में है, ये ज़रूर पढ़ने हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, प्रकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, उच्चारण के स्थान पर व्यंजनों के 8 भेद हैं, प्रयत्न के आधार पर स्पर्शी, संघर्षी, नासिक्य, उत्क्षिप्त आदि होते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण श्वास के आधार पर व्यंजनों के भेद हैं, संगोष्ठ व्यंजन और अघोष व्यंजन, ठीक है। उसी प्रकार वर्तनी की अशुद्धियाँ, मात्रा, व्यंजन, ये सारे बेटे आपको शॉर्ट में करने हैं। सॉरी बच्चे। नेक्स्ट आपके हैं ये प्रश्न दिए हुए हैं बेटे, ये आपने अच्छी तरह कर लेने हैं। फिर यहाँ पे वर्ण विच्छेद दिए हुए हैं, इससे संबंधित बेटे और भी पूछे जा सकते हैं वर्ण विच्छेद, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको एक दिया हुआ है, ये आपने अच्छी तरह कर लेना है, ये पेपर में नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं जो आपने अच्छी तरह से कर लेने हैं, ठीक है बेटे। तो ये आपका सेकंड चैप्टर था। अभी हमें एक लेटर रहती है जो आपके पेपर में आएगी। फर्स्ट टर्म में तुम्हारे मित्र अशोक को उसके पिता ने छात्रावास भेज दिया है, किसी प्रतियोगिता की सूचना देते हुए मित्र को पत्र लिखिए। तो ये बेटे यहाँ पर आपने कोई भी एड्रेस लिख लेना, मैंने आपको कटवा के लिखवाया हुआ है। तो पिता ने छात्रावास भेजा, मैंने छात्रावास बताया था आपको बेटे, इंग्लिश में हॉस्टल बोलते हैं। हम लोग यहाँ सकुशल हैं तथा आशा करते हैं कि तुम भी स्वस्थ तथा सकुशल होंगे। कई दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। यहाँ हम सब मित्र और गुरुजन भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। मित्र, तुमने छात्रावास के कड़े अनुशासन में बहुत कुछ सीखा होगा। शायद तुम्हें पता हो कि एक प्रसिद्ध समाचार पत्र ने कितनी आज़ादी, कितना अनुशासन विषय पर छात्रों के विचार आमंत्रित किए हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा स्थान अर्जित करने वाले को छात्रों को पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। मुझे लगता है कि तुम्हें इसमें अवश्य भाग लेना चाहिए। तुम्हें आज़ादी और अनुशासन दोनों का अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए। तुम्हारी लेखन कला के तो सभी कायल हैं, तुम्हारे विचारों से सभी को नए ढंग से सोचने समझने का
मौका मिलेगा। ठीक है बेटे, तो ये आपने पत्र अच्छी तरह से करना है। तो ये आपका बेटे मैंने सारा सिलेबस रिवाइज़ कर दिया है, ये मैं रिटर्न में भी भेजूँगी, तो आपने अच्छी तरह तैयारी करनी है। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।